ईटी में पेज नंबर 38, सेकेंड यूनिट में क्वेश्चन 4, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड सेम में। जनरली हम जानते हैं कि देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, लेकिन कुछ केसेस है जिसको अपने एक्सेप्शनल केसेस बोलते हैं, उसमें प्राइस और डिमांड पॉजिटिवली रिलेटेड है। पहले लिखा है स्नॉब अपील और कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन। अंडरलाइन करो नाम, वेबलिन हैज एक्सप्लेन दिस केस। ये एमसीक्यू में आ सकता है नाम, यानी स्नॉब अपील को एक्सप्लेन करने वाला कौन? तो वेबलिन। अकॉर्डिंग टू हिम, फॉर द गुड्स विद स्नॉब अपील लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड गुड। अब स्नॉब अपील का मतलब क्या? जिसको खरीदने से अपना स्टेटस बढ़ता हो, वैसी चीज है। ये गुड्स इसलिए डिमांड नहीं होते क्योंकि उनके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी उसकी जो वैल्यू होती है ना, यूजफुलनेस, उसको इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। वो इसलिए डिमांडेड नहीं है क्योंकि उसकी यूजफुलनेस ज्यादा है, बट दे आर डिमांडेड बिकॉज दे हैव स्नॉब अपील। वो सिंबल है प्रेस्टीज और स्टेटस के। इन मार्केट दीज गुड्स आर सोल्ड एट वेरी हाई प्राइस, और इनकी डिमांड खाली कौन करेंगे? रिच पीपल। दे आर बियॉन्ड द रीच ऑफ कॉमन मैन। डायमंड, रियल ज्वेलरीज, old paintings, antique articles and so on are such goods. So when their price rise, तो rich people और ज्यादा उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं उसको खरीदने के लिए। ये एग्जैक्टली तुमने आईपीएल के ऑक्शन में देखा, जिस प्लेयर की प्राइस ऊपर जाती है खरीदने वाले बढ़ते ही जाते हैं उसको। Their demand to show their prestige. Here law of demand does not apply. यहाँ लॉ ऑफ डिमांड से उल्टा हो रहा है, यानी प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी। द नेक्स्ट वन इज स्पेक्युलेटिव मार्केट। स्पेक्युलेटिव यानी शेयर मार्केट, इसको अपने सट्टा बाजार बोलते हैं। इन स्पेक्युलेटिव मार्केट प्राइसेस कभी बढ़ती है कभी कम होती है, लेकिन जब प्राइस राइज होती है ना कंटिन्यूअसली, तो कस्टमर ये सोचता है कि फ्यूचर में भी इस चीज की प्राइस बढ़ेगी, शेयर की प्राइस बढ़ेगी, तो वो ज्यादा डिमांड करते हैं। जैसे शेयर मार्केट में तो जब प्राइस राइज होती है तो स्पेक्युलेटर यानी सटोरिया के भाई, ये ऐसे लोग ने कि जो सट्टा बाजार के अंदर रोज खरीदी करते हैं, बेच के पैसा कमाते हैं। स्पेक्युलेटर्स बाय लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स। अब ये आया गिफन गुड्स। गिफन गुड्स 11th में भी था ये। गिफन गुड्स इंफीरियर गुड्स है, अंडरलाइन करो, इंफीरियर गुड्स। वो इकोनॉमिस्ट सर रॉबर्ट गिफन, उनके नाम से गिफन गुड्स बोला जाता है। ही ऑब्जर्व दैट व्हेन प्राइसेस ऑफ गिफन गुड्स राइज, कस्टमर्स, खास करके पुअर लोग, उसमें से बचने वाले पैसे, सॉरी उसमें ज्यादा खर्च करते हैं पैसे। एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं। अगर कोई बाजरा परचेस करता है, अब उसकी प्राइस जब बढ़ जाएगी ना, तो अगर वो थोड़े बहुत गेहूं भी लेता हो ना मार्केट से, तो वो भी बंद कर देगा, क्योंकि उसको अपनी फैमिली को क्या करना है? सेटल कराना है इसके अंदर, उतने ही पैसों के अंदर। तो इसलिए वो बाजरा के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेगा, क्योंकि अब प्राइस उसकी बढ़ गई तो उसके पास पैसे इतने बचेंगे नहीं। तो इंफीरियर गुड्स में ऐसा होता है कि जब उसकी प्राइस बढ़ती है ना, तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है, लेकिन जब इसकी प्राइस कम हो जाएगी तो उसमें से बचने वाले पैसे से कंज्यूमर ऐसा सोचेगा कि जो चीज अपने सुपीरियर क्वालिटी की खरीद पाते हैं उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दे। तो इसलिए वो उसकी डिमांड कम कर देगा इंफीरियर थिंग्स की, और थोड़ी बहुत डिमांड किसकी बढ़ाएगा? सुपीरियर क्वालिटी की बढ़ाएगी। इसमें कौन कौन सी चीजें आती है गिफन गुड्स के अंदर? तो नीचे एग्जांपल दिया है लास्ट पैराग्राफ में उसी के। चीप पोटेटोज, चीप ब्रेड, लोअर प्राइस, लोअर क्वालिटी राइस, वेजिटेबल घी etc are example of inferior goods, as against superior goods like good potatoes, then cake, basmati rice and pure ghee। ये सबकी डिमांड प्राइस बढ़ने के बाद, किसकी? इंफीरियर गुड्स की प्राइस बढ़ने के बाद ये सबकी डिमांड में फर्क आ जाता है सब। नाउ इग्नोरेंस और इल्यूजन। ये इग्नोरेंस में क्या आता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि जिस चीज की कीमत ज्यादा है ना उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। इग्नोरेंस और इल्यूजन। इल्यूजन यानी आभास के भाई, भ्रम।
Sometimes customers believe that a high price commodity is better in quality than low price commodity, so they buy more units of high price commodity. फिर आता है उसके बाद में कॉन्स्पिकस नेसेसिटीज, ऐसी जरूरत जो पहले तुम्हारी जरूरत नहीं थी लेकिन आज वो तुम्हारी जरूरत बन चुकी है। जैसे टेलीविजन अब हर घर में नहीं था पहले, अब हर घर में है। रेफ्रिजरेटर हर घर में नहीं था, अब हर घर में है। तो ये तुम्हारी नेसेसिटी अब तुमने बना दी है, पहले था नहीं ये नेसेसिटी इसके अंदर। जैसे यहाँ लिखा है कि टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, स्कूटर एंड सो ऑन, इनकी कीमतें बढ़ेगी भी नहीं तो भी घर में एक टीवी तो होना चाहिए, तो डिमांड उसकी कोई फर्क पड़ता नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, देखा देखी करना। यानी किसी के घर में अगर वो चीज आई तो मैं अपने घर में भी उसको खरीदूं, चाहे मेरी परचेसिंग कैपेसिटी वो हो या ना हो, वो मैं नहीं देखता। तो समटाइम्स पीपल डिमांड गुड्स बिकॉज अदर पीपल हैव इट, अंडरलाइन करो इसको। दे डिमांड गुड्स लाइक कार, वॉशिंग मशीन एटसेट्रा, and because their neighbors are or relatives have, thus in order to maintain the status, ये भी अंडरलाइन करो। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कब काम लगती है, जब स्टेटस सिंबल जो बन जाती है ना कोई चीज है तब। नाउ द नेक्स्ट वन इज द इमरजेंसीज। ड्यूरिंग इमरजेंसीज लाइक वॉर, famine, floods, etc., law of demand does not apply. During these emergencies, goods are in acute shortage. इमरजेंसी के टाइम पे गुड्स बहुत ही शॉर्टेज में होते हैं, एक्यूट यानी ज्यादा शॉर्टेज में होते हैं। अब इतने शॉर्टेज में होते हैं कि कितनी भी प्राइस सामने वाला मांगे लोग उसको खरीदते हैं। सो पीपल बाय मोर इवन एट हाई प्राइस। अब सवाल ये कि इस वक्त डिमांड कर्व कैसा हो जाएगा, ये एमसीक्यू में आता है। एक्सेप्शन में डिमांड कर्व अपवर्ड राइजिंग हो जाता है, एक्सेप्शन के वक्त डिमांड कर्व कैसा हो जाता है, अपवर्ड राइजिंग, यानी वो पहले डाउनवर्ड फॉलिंग होता है। नॉर्मल डिमांड कर्व डाउनवर्ड फॉलिंग होता है, लेकिन जब एक्सेप्शन हो जाता है ना, कोई भी एक्सेप्शन आता है तब वो अपवर्ड राइजिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेप्शनल डिमांड कर्व लास्ट लाइन में लिखा है इज अपवर्ड राइजिंग, लास्ट लाइन में लिखा है। यहाँ ओपी से OP1 प्राइस हो गई लेकिन डिमांड ओएम से OM1 बढ़ गई, तो ये एक्सेप्शन इसीलिए हुआ। नाउ अगेन अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन is extension of demand and contraction of demand. एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन सेम डिमांड कर्व के, इंक्रीज एंड डिक्रीज जब होगा ने तो डिमांड कर्व चेंज होगा। एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन में क्या फर्क है कि एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन के वक्त सिर्फ प्राइस चेंज होती है, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग सेम। बाकी सारे फैक्टर्स जो कल अपने देखे थे, क्वालिटी, पॉपुलेशन, ये सब है सेम रहते हैं, पर खाली प्राइस चेंज होगी तो एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन है। लेकिन अगर प्राइस सेम रहे लेकिन बाकी सारे फैक्टर्स में से कुछ या तो सब चेंज हो और उसके कारण डिमांड में फर्क आए तो इसको इंक्रीज एंड डिक्रीज बोलेंगे। फर्क समझे कि प्राइस चेंज हो तो एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन प्राइस चेंज ना हो और बाकी सारे फैक्टर्स में से चेंज हो तो उसको इंक्रीज एंड डिक्रीज बोलेंगे। ओके, तो व्हेन डिमांड राइजेस और फॉल बिकॉज ऑफ फॉल और राइज इन प्राइस, अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग रिमेनिंग द सेम, उसको एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। और अदर फैक्टर्स वापस रिपीट हो रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, income of customers, taste and preference of customers, number of customers, number of competitors, price of competitive product, price of complementary product। कॉम्पिटिटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री आप जानते हो, कॉम्पिटिटिव यानी जो राइवल फॉर्म है उसकी प्रोडक्ट, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री यानी मतलब दोनों साथ में खरीदना पड़ता है। नाउ एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, तो जब प्राइस फॉल होती है तो डिमांड डिमांड कर्व के ऊपर नीचे की तरफ मूव करेगी। जैसे बाजू वाले डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पहले डिमांड कहाँ पे थी, ई पॉइंट के ऊपर थी, और अब ई से वो E1 की तरफ नीचे की तरफ आती है। तो जितना राइट साइड पे मूव करेगी ना डिमांड कर्व के ऊपर, उतना वो एक्सटेंशन बताएगा, ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। तो जब प्राइस OP से OP1 हुई तो डिमांड OM से OM1 यानी इंक्रीज होती है, एक्सटेंशन होता है, इसलिए ये नीचे की तरफ जाएगा। डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व, ये लास्ट लाइन को अंडरलाइन करो, ये MCQ में आएगा। देयर इज डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व, सेम डिमांड कर्व, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिमांड कर्व यहाँ पे चेंज नहीं होता। जब प्राइस चेंज नहीं होगी तो डिमांड कर्व चेंज नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। व्हेन डिमांड फॉल्स बिकॉज ऑफ राइज इन प्राइस,
अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड रिमेन द सेम। स्टेटमेंट मेन पढ़ना है, बाकी डायग्राम तो एक्सप्लेन करना आसान है। आप डिमांड को क्या देख रहे हो, पहले प्राइस को देखो। ओपी से OP1 ऊपर की तरफ प्राइस जा रही है, और उसके सामने डिमांड OM से OM1 यानी लेफ्ट साइड पे जा रही है। अगर लेफ्ट साइड पे जा रही है ना, तो डिमांड कर्व के ऊपर मूवमेंट कहाँ पे होगा, नीचे से ऊपर की तरफ होगा, यानी E से E1 ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट जब हो ना, तो उसको क्या बोलेंगे, अपने कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। तो ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो लास्ट लाइन सेकंड पैराग्राफ, देयर इज अपवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व, राइट। अब एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को आप यहाँ पे देख सकते हो। एक्सटेंशन में प्राइस कम होती है, तो 10 से 8 रुपीज जब प्राइस होती है, तो डिमांड 100 से 150 हो गई, यानी बढ़ी। उसी तरह से कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस बढ़ती है, यानी मोर प्राइस, तो 8 रुपीज से 10 रुपीज हो जाती, तो 150 से 100 की तरफ आएंगे। ये क्या हुआ, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन। इसकी समरी क्या, सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो सबसे पहली बात, इसमें प्राइस चेंज होती है, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। दूसरी बात, इसमें सेम डिमांड कर्व के ऊपर मूवमेंट होगा। अगर डाउनवर्ड मूवमेंट होगा तो वो एक्सटेंशन है, और अगर अपवर्ड मूवमेंट होगा तो कॉन्ट्रैक्शन है। और लास्ट थिंग ये कि इसमें डिमांड कर्व चेंज नहीं होता है। Now the next one is write a short note on increase and decrease in demand. अब इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड में स्टेटमेंट बदल गया। देखो क्या स्टेटमेंट आता है कि व्हेन डिमांड चेंजेस बिकॉज ऑफ चेंजेस इन अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, बाकी सारे फैक्टर्स में चेंजेस आते तो प्राइस रिमेनिंग सेम, इट इज कॉल्ड एज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। ओके, अब इंक्रीज इन डिमांड तो क्या याद रखना है, फेवरेबल चेंजेस, अंडरलाइन करो। व्हेन डिमांड राइजेस because of favorable changes in other factors affecting demand, price remaining same, it is called as increase in demand। इसको क्या बोलेंगे, अपने increase in demand बोलेंगे। मतलब यहाँ क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे अदर फैक्टर्स चेंज होते हैं, प्राइस नहीं। और यहाँ पे जब हम बात करें तो क्या हो सकता है, तो देखो ये आपको MCQ में आएगा कि इसमें से कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इंक्रीज इन डिमांड के लिए। तो राइज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, क्वालिटी का इंप्रूव होना, कस्टमर की इनकम का बढ़ना, टेस्ट और प्रेफरेंस हमारी प्रोडक्ट के फेवर में होना, कस्टमर्स बढ़ जाना, और कॉम्पिटिटर कम हो जाना। कंपटीशन में जो चीज बन रही है उसकी प्राइस बढ़ जाना, और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की प्राइस में कमी आ जाना। ये सब तुम्हारे लिए क्या है, फेवरेबल चेंजेस है, राइट। एक याद करो ने, दूसरा इसका बिल्कुल अपोजिट है। अब इसमें आप देख रहे हो कि तुम्हारा पुराना डिमांड कर्व क्या था, DD। अब उसकी जगह पे नया डिमांड कर्व आता है, जो डॉटेड लाइन से आपको प्रेजेंट किया गया है। वो राइट साइड के ऊपर बिल्कुल पैरेलल रहना चाहिए, बिल्कुल पैरेलल रहना चाहिए, याद रखो, बिल्कुल समांतर। जरा भी आगे पीछे अगर तुमने किया ने, तो डायग्राम गलत है। तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए DD से D1 अपने जब ड्रॉ करेंगे, तो राइट साइड के ऊपर सेम प्राइस दिख रही है। देखो P का पीज रहता है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आता है। तो यहाँ याद रखेंगे अपने कि फेवरेबल चेंजेस के कारण अगर डिमांड चेंज होती है तो उसको इंक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। और इसमें शिफ्टेड टू कहाँ पे आएगा, राइट साइड, जो डायग्राम के नीचे लिखा हुआ है, शिफ्टेड टू राइट साइड। नाउ यू कैन सी हियर कि प्राइस सेम रहती है, लेकिन 100 से 150 डिमांड हो गई बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिक्रीज इन डिमांड। तो डिक्रीज इन डिमांड में क्या आता है, व्हेन डिमांड फॉल्स बिकॉज ऑफ, अंडरलाइन करो, अनफेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, पर प्राइस रिमेनिंग सेम, प्राइस में कोई चेंज नहीं आता, तो इसको क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। नाउ हियर क्या क्या चेंज हो सकता है, तो ये आपको पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन डिमांड। तो इसमें फॉल इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, क्वालिटी का डिटीरियोरेशन मतलब खराब हो जाना, फिर इसके बाद में कस्टमर की इनकम कम हो जाना, अनफेवरेबल चेंजेस आना यानी हमारी प्रोडक्ट को लोग पसंद करना बंद कर दे, फिर कस्टमर के नंबर्स कम हो जाना, कॉम्पिटिटर्स मार्केट में बढ़ जाना, कंपटीशन में जो चीज है ना उसकी प्राइस कम हो जाना, तो लोग उसको पसंद करेंगे, हमको निग्लेक्ट करेंगे। देन आफ्टर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की प्राइस में इंक्रीज होना। तो ये सारे अनफेवरेबल चेंजेस के कारण यहाँ पे एरो लेफ्ट साइड पे नहीं बताया गया, तो आप लेफ्ट साइड पे एरो कर देना D से D1 की तरफ, डायग्राम में D से D1 की तरफ लेफ्ट साइड पे एरो करो। इसमें क्या दिख रहा है आपको कि ओरिजिनल डिमांड कर्व तुम्हारा DD, और D1 जो है वो तुम्हारा नया डिमांड कर्व
आफ्टर अनफेवरेबल चेंजेस, इसके अंदर क्या पता चलता है कि डिमांड M से M1 डिक्रीज हो गई है। तो यहाँ याद ये रखना है कि शिफ्टेड टू द लेफ्ट साइड, ये लिखा हुआ है नीचे, डिमांड कर्व शिफ्टेड टू द लेफ्ट साइड। देखो यहाँ पे भी प्राइस सेम रहती है 10-10, लेकिन जो डिमांड है वो 100 यूनिट से कितनी हो गई, 80 यूनिट्स हो गई। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो मैं आगे आपको बता चुका, लेकिन वापिस एक बार बोल देता हूँ। देखो एक्सटेंशन में क्या आता है, राइज ड्यू टू डिमांड इंक्रीज होती है लेकिन फॉल इन प्राइस के कारण, जबकि इंक्रीज इन डिमांड में क्या आता है, डिमांड इंक्रीज होती है लेकिन यहाँ फेवरेबल चेंज होता है अदर फैक्टर्स में, प्राइस में नहीं, राइट। उसमें अदर फैक्टर्स सेम रहते हैं एक्सटेंशन में, जबकि इंक्रीज के अंदर प्राइस सेम रहती है। यहाँ पे एक्सटेंशन की बात करो तो सेम डिमांड कर्व होता है लेकिन इंक्रीज के अंदर डिमांड कर्व बदल जाता है। एक्सटेंशन के अंदर डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, इंक्रीज के अंदर राइटवर्ड शिफ्ट होता है, मूवमेंट नहीं शिफ्ट होता है, राइट, वर्ड शिफ्ट होना चाहिए इसके अंदर। और इसके डायग्राम को बताया गया और न्यूमेरिकल एग्जांपल। यहाँ पे 7th पॉइंट देखो, इट इज द केस ऑफ मूवमेंट ऑन डिमांड कर्व, यहाँ पे केस ऑफ शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। अब इसी तरह से कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज है। मैंने कल भी आपको बोला था कि ये यूनिट अपने लगता है कि लेंदी है, पर इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। पूरा का पूरा यूनिट ऐसा है, आप है ना इसको एकदम ल्यूसिडली इंटरेस्टिंगली पढ़ते जाओगे समझ में आता है, क्योंकि ये जनरल नॉलेज के बेस के ऊपर ये सब अपने देखते हैं मार्केट में। अब देखो इसमें कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन में क्या बोला गया है कि जब डिमांड कम होती है बिकॉज ऑफ राइज इन प्राइस पर अदर फैक्टर्स रिमेनिंग सेम, जबकि डिक्रीज में क्या होता है, अदर फैक्टर्स अनफेवरेबल हो जाते हैं, प्राइस रिमेनिंग द सेम। वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन में हम देखेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड वो सेम रहते हैं, यहाँ पे डिक्रीज में प्राइस सेम रहती है। कॉन्ट्रैक्शन में सेम डिमांड कर्व के ऊपर मूवमेंट होता है, जबकि डिक्रीज के अंदर नया डिमांड कर्व एग्जिस्टेंस में आता है। तो यहाँ पे मूवमेंट कैसा होगा, फोर्थ में लिखा है अपवर्ड मूवमेंट होगा सेम डिमांड कर्व के ऊपर, जबकि ये यहाँ पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा न्यू डिमांड कर्व के ऊपर, जो आपको नीचे डायग्राम में बताया गया है। और वापिस वही सेवंथ और ऊपर वाला नीचे वाला डिफरेंस बिटवीन देखो, दोनों बिल्कुल सिमिलर है, खाली करना क्या है, कुछ वर्ड्स को उसके अंदर चेंज करना है। इट इज द केस ऑफ मूवमेंट ऑन डिमांड कर्व एंड इट इज द केस ऑफ शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये इलास्टिसिटी में आपको चार इलास्टिसिटीज है, पर चार इलास्टिसिटीज को समझना एकदम आसान है, बट इलास्टिसिटी के आपको क्वेश्चंस पूछेंगे सम्स के अंदर, आपको समझ आएंगे इसके, बराबर ने। और ये सम्स अपने यूनिट के कंप्लीट करने के बाद में स्टार्ट करेंगे। अब देखो इलास्टिसिटी का मतलब क्या, एग्जैक्टली वही है रिस्पॉन्स। इलास्टिसिटी का मतलब क्या कि कितना अपने उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें आपको टाइप्स पहले समझाना है, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझाना है। Elasticity of demand refers to degree of responsiveness of change in quantity demanded of a commodity as a result of change in any of its determinants. अंडरलाइन करो क्या लिखा है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और दूसरा चेंज इन एनी ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट्स। तो मैंने कल आपको बोला था कि मैंने प्लस माइनस की साइन उसी में रखवाई थी जिसके अंदर डायरेक्टली प्लस एंड माइनस होता है, बाकी सब में मैंने आपको प्लस और माइनस की साइन नहीं रखवाई थी। डिटर्मिनेंट्स की बात करो तो उसमें मैंने आपको बोला था कि पहले चार, तो वो पहले चार है तुम्हारे डिटर्मिनेंट्स अपने को समझने। पहली इलास्टिसिटी कौन सी है, प्राइस इलास्टिसिटी। दूसरी इलास्टिसिटी इनकम इलास्टिसिटी। तीसरी इलास्टिसिटी जो है वो क्रॉस इलास्टिसिटी। और चौथी इलास्टिसिटी एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। ये चार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसी के बारे में कल अपने लिखा था। ओके, तो यहाँ पे इन अदर वर्ड्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस of change in the quantity demanded of a commodity as a result of change in price of commodity, या फिर income of customers, या फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड जिसको क्रॉस बोलते हैं। हम अपने गुड्स की प्राइस नहीं देखेंगे, दूसरे के गुड्स की प्राइस देखेंगे, एंड एडवर्टाइजिंग एंड सो ऑन। बाकी सबकी भी इलास्टिसिटी हो सकती है बट वो इतनी ज्यादा इफेक्ट नहीं करती, इसलिए उसको कोर्स में नहीं लिया गया।
तो आपकी फॉर्मूला क्या आएगी? इसमें फॉर्मूला सिंपल ही आएगी, ऊपर अपने डिमांड लिखेंगे, नीचे प्राइस लिखेंगे। ऊपर क्या लिखेंगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन या तो प्राइस, या तो इनकम, या तो प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, या फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। चार में से कोई भी नीचे आएगा, ऊपर डिमांड आएगी। यानी न्यूमरेटर ऊपर अपने हमेशा क्या लिखेंगे? सिर्फ और सिर्फ डिमांड लिखेंगे। कितनी क्वांटिटी डिमांड के अंदर परसेंटेज में चेंज आता है सिर्फ वही लिखेंगे। लेकिन जो डिनोमिनेटर यानी नीचे लिखेंगे, वो चारों चार डिटरमिनेंट में आने वाला चेंज लिखेंगे। ओके, तो अब कौन कौन से काइंड है? प्राइस इलास्टिसिटी, इसमें प्राइस के चेंज होने के कारण। इनकम इलास्टिसिटी, उसमें कंज्यूमर की इनकम के अंदर चेंज होने के कारण। क्रॉस इलास्टिसिटी, उसमें दो तरह के गुड्स, वैसे तीन होते हैं पर अपने दो तरह के गुड्स को अपने यहाँ पे कंसिडर करेंगे। पहले तुम्हारा कॉम्पिटिटिव गुड, जिसको अपने सब्सटीट्यूट बोलते हैं, जिसकी जगह पे हमारी प्रोडक्ट की जगह पे जो यूज किया जा सकता हो उसको सब्सटीट्यूट बोले, अवेज। और अगर हम बात करें कैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, तो कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक, वही चीज के जो साथ में खरीदनी पड़ती, एक प्रोडक्ट के साथ में दूसरी प्रोडक्ट भी अगर खरीदनी पड़ती है उसकी प्राइस। और एडवर्टाइजमेंट के अंदर हम अगर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को चेंज करेंगे तो उसके कारण डिमांड में क्या चेंज आएगा वो आएगा। नाउ हम प्राइस इलास्टिसिटी को सबसे पहले और कैसे उसको मेजर किया जाता है वो, मैं इसको है ना दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। मैं इलास्टिसिटी को याद नहीं करवाता, कोई भी इलास्टिसिटी याद नहीं करने की, उसके खाली सम देख लेने को। एन सम की बात कर रहा हूँ, यानी तुम्हारा जो सेकंड टॉपिक है ना, वो पूरा का पूरा ऑप्शन में निकल जाए। बहुत लंबा है, चार इलास्टिसिटीज, चारों चार के डिटर्मिनेंट्स, उसके यूजेस सब इसके अंदर आता है, वो सब निकल जाएगा। उसके अलावा बाकी जितना भी है ना वो सब पढ़ लो, वो भी इजी है, ये भी इजी है। पर प्रॉब्लम ये है कि इसके क्वेश्चन है ना बहुत कम पूछे जाते हैं, और पूछे भी जाते तो भी 5 मार्क के अंदर पूछे जाते हैं। तो इसको अपने ऑप्शन में छोड़े तो सेफ रहते हैं, कि अपने बड़े क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं। लेकिन अगर हम इसको करें और बाकी सबको छोड़ देने तो डेंजर में आ जाएंगे, क्योंकि बाकी सब में से भी पूछा ही जाएगा। मैं तो इवन टॉपिक 1 को भी ऑप्शन में छुड़वा देता हूँ, टॉपिक 1 टॉपिक 2 दोनों गया एंड सेम के अंदर। बाकी जितने भी छोटे टॉपिक्स हैं ना इसके बाद के, वही याद करने के, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो रिपीट होता है ना 11th का 12th का, वो ये लोग है ना ज्यादा प्रीफर नहीं करते पूछने का, सिवाय कि उनके पास कोई ऑप्शन ना हो। यहाँ देखो व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ध्यान देना। अब आता है तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, पहली लाइन। लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट्स ओनली डायरेक्शन ऑफ चेंज, ओनली डायरेक्शन ऑफ चेंज। यानी इससे ये पता चलता है कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी जब फॉल होती है तो डिमांड विल राइज एंड वाइस वर्सा। बट इट डज नॉट इंडिकेट, यानी इलास्टिसिटी क्या बता रहा है? डिग्री ऑफ चेंज। तो लॉ ऑफ डिमांड को प्रेजेंट करने वाले कौन? मार्शल। इलास्टिसिटी को प्रेजेंट करने वाले कौन? वो भी मार्शल। यानी दोनों चीजों को बताने वाले मार्शल है, प्रोफेसर मार्शल। राइट, तो ये लिखा गया है इसके अंदर कि डिग्री ऑफ चेंज लॉ ऑफ डिमांड में नहीं आती। इट डज नॉट टेल अस हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस, यानी कितना चेंज आता है वो पता नहीं। तुमको ये पता है कि प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस अगर कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, और प्राइस अगर बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, ये पता है लॉ ऑफ डिमांड में। लेकिन कितना बढ़ेगी और कितना कम होगी नहीं, ये नहीं पता चलता। इसीलिए इसके लिए हमको क्या चाहिए? एक नया कंसेप्ट डेवलप किया गया जिसको अपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। अब हम सिर्फ प्राइस के बारे में बात करेंगे, हम इनकम के बारे में, एडवर्टाइजमेंट और क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में बात करेंगे। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मार्शल, price elasticity of demand may be defined as the percentage change in the quantity demanded divided by percentage change in the price। तो अब अगर आपको एमसीक्यू में पूछा जाए कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिफाइन करने वाला कौन, तो मार्शल। राइट, उसको बताने वाला भी मार्शल, और लॉ ऑफ डिमांड को भी प्रेजेंट करने वाला कौन? मार्शल। इट डिफाइंड इज, यानी हम क्या करेंगे? परसेंटेज चेंज देखेंगे। नीचे आपको डिफाइन की गई है फॉर्मूला, लेकिन मैं आपको खाली पहली फॉर्मूला बोलता हूँ और लास्ट वाली फॉर्मूला,
और के बाद जो लिखी है ना वो सिर्फ दो फॉर्मूला अपने को याद रखने के। तो इसमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो मैंने बोला था आगे भी, ऊपर डिमांड आएगा, नीचे डिटर्मिनेंट, यहाँ पे डिटर्मिनेंट कौन है, प्राइस, तो नीचे अपने परसेंटेज चेंज इन प्राइस लिखेंगे। और दूसरी जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला यहाँ पे आपको Q2 माइनस Q1 ये डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। Q2 माइनस Q1 अपॉन P2 माइनस P1 इंटू P1 अपॉन Q1 क्रॉस करना है। तो देखो ये इलास्टिसिटी कौन सी है, प्राइस इलास्टिसिटी की फॉर्मूला हुई। और ये आपको सब बताया गया है कि डेल्टा क्यू का मतलब क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब Q2 माइनस Q1। और डेल्टा P का मतलब क्या होता है, P2 माइनस P1। द अबव फॉर्मूला इन फैक्ट इज रिलेटेड टू, अंडरलाइन करो, पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट शोज स्मॉल और मार्जिनल चेंज ओनली, इट मेजर्स इलास्टिसिटी, अंडरलाइन करो, एट अ पॉइंट ऑन डिमांड कर्व। यानी डिमांड कर्व के ऊपर अगर तुमने 5 पॉइंट सिलेक्ट किए तो पांचों 5 पॉइंट के ऊपर अलग अलग इलास्टिसिटीज आएगी। तो एक पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी क्या आती है ना, वो आपको मेजर करना हो तो आपके पास ये है, कौन सी फॉर्मूला जो आपने ऊपर देखी, वो पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी की ये फॉर्मूला हुई। मैथमेटिकली हमेशा याद रखो कि प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, नेगेटिव, यानी इनवर्स। एक बढ़ता है दूसरा कम होता है, एक कम होता है दूसरा बढ़ता है। बट इसी के कारण यहाँ पे आपका जो भी आंसर आएगा ना, वो आंसर माइनस में आएगा। बट हम माइनस की साइन को इग्नोर करेंगे, भले आंसर माइनस में आए, पर हम जब भी इलास्टिसिटी डिस्क्लोज करेंगे या बताएंगे, तब इलास्टिसिटी को प्लस की साइन के अंदर बताएंगे। बराबर, यहाँ लिखा है कि द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव बिकॉज ऑफ, मैंने बोला इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। बट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे और जो मैथमेटिकल वैल्यू यानी जो आंसर आता है ना, बस उसी को खाली कंसीडर करेंगे, वही तुम्हारी प्राइस इलास्टिसिटी हो गई। अब कैलकुलेशन करने की मेथड आपको बताई गई है, बट इसको अपने सम जब करेंगे तब कैलकुलेट करेंगे। और रिमेंबर, अगर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है तो क्या होगा, वो टाइप्स के अंदर आएगा। ये तुम्हारा क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। जो क्वेश्चन नंबर 3 एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड 3 तरह की है, 2 हमने बनाई है, बाकी की टोटल 5 है। 3 अलग अलग इलास्टिसिटी, पहले इज इक्वल टू 1, दूसरा ग्रेटर देन 1 जिसको रिलेटिव इलास्टिक डिमांड बोलेंगे, और लेस देन 1 जिसको रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। लेकिन एक परफेक्टली इलास्टिक डिमांड भी होती है, जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने बोला है। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि मार्शल ने 3 अलग अलग बताई, लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने 5 टाइप बताई है टोटल, 3 मार्शल की और 2 नहीं। अब परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक यानी 0 आएगा, और परफेक्टली इलास्टिक में इंफिनिटी। ये जो ये अल्फा की साइन है ना, उसको इंफिनिटी बोलेंगे अपने। अब समझे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड और इक्वल टू यूनिटी अकॉर्डिंग टू सैमुअलसन। डिफाइन करने वाला कौन, सैमुअलसन। व्हेन कट इन पी, यानी प्राइस में अगर आप कट करते हो तो डिमांड उतनी ही बढ़ती है जितना तुमने परसेंटेज चेंज किया प्राइस में। यानी अगर तुम 10% प्राइस को रिड्यूस करोगे तो 10% डिमांड बढ़ेगी, दोनों सेम। अगर 10% प्राइस को बढ़ाएंगे तो 10% डिमांड कम भी होगी। तो दोनों जब सेम होता है ना, तब उसको क्या बोलते हैं अपने, इज इक्वल टू 1। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, टोटल रेवेन्यू ऑफ द सेलर रिमेन सेम, ये अंडरलाइन करो, ये एमसीक्यू में आएगा सैमुअलसन की डेफिनेशन में। जो टोटल रेवेन्यू ऑफ द सेलर रिमेन सेम, यानी तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस के कम करने से भी डिमांड उतनी ही रहती है जितना तुम्हारी इनकम से पहले जितनी थी उतनी सेम की सेम रहेगी। तो यहाँ पे आपको बॉक्सेस के अंदर देखना है, यहाँ जो देख रहे हो ना आप, ये बॉक्सेस नीचे डायग्राम के अंदर जो है वो, पहले ओपी, ओपी प्राइस थी, उस वक्त डिमांड ओ क्यू थी। अब जब प्राइस को OP1 करते हैं यानी कम करते हैं,
तो डिमांड OQ से OQ1 हो जाती है। तो जितना चेंज प्राइस में आता है ना, उतना चेंज हमको किस में बताना है, डिमांड के अंदर बताना है। ये दोनों बॉक्सेस है ना सेम रहने चाहिए, इसमें नहीं दिख रहे हैं क्योंकि अपने ड्रॉ करते हैं ना तो इसमें मेजरमेंट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ मेजरमेंट लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए इसमें डिमांड कर्व का शेप कौन सा आएगा, वो लास्ट लाइन में लिखा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका मतलब क्या, आपको एल शेप जैसा डायग्राम दिखेगा, पर एल को सी मत बना देना, राइट। लोग ने एल शेप बना दे नहीं है, बिल्कुल एल शेप नहीं बनाना है। सी और एल का मिक्सचर है ये दोनों, पर सी के तरह अंडर कर्व नहीं आना चाहिए, बराबर ने। नाउ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड और ग्रेटर देन यूनिटी, इसमें सेलर का रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है। इसमें जब प्राइस कम होती है तो डिमांड इतनी बढ़ती है जिससे सेलर का जो रेवेन्यू है ना राइज होता है। लिखा हुआ है देखो इसमें, इसमें ईपी इज ग्रेटर देन 1 आएगा। इसमें इलास्टिसिटी यानी प्राइस इलास्टिसिटी क्या आएगी, ग्रेटर देन 1, राइट। और इसमें जब डायग्राम ड्रॉ करो ने, तो डायग्राम ड्रॉ करने के टाइम पे तुमको दोनों बॉक्सेस में से नया बॉक्स बड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा। इसलिए तुम्हारा डायग्राम कैसा आएगा, फ्लैटर। जो कर्व आएगा ने वो स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड फॉलिंग, लेकिन फ्लैट कर्व आएगा बिल्कुल। जहाँ पे यहाँ नीचे लिखा हुआ है देखो, द शेप ऑफ डिमांड कर्व इज फ्लैट। जितना मैं बोल रहा हूँ बता रहा हूँ ने, वही और उसी तरह से लिखना भी है, इन केस अगर तुम याद करते हो तो। देखो इसमें हियर वाला जो है ना, हियर दूसरा पॉइंट, हियर डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इज ग्रेटर देन डेल्टा पी अपॉन पी। ये याद रखना, इसको राउंड करो। डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इज ग्रेटर देन डेल्टा पी अपॉन पी। ऊपर वाले में क्या था, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन पी। Now the next thing is relatively inelastic demand or less than unity, एक से कम, relatively inelastic demand according to Samuelson when cut in P raises Q in so less proportionate amount so that, underline करो, total revenue of a seller falls। यहाँ पे रेवेन्यू फॉल होता है, तो इसलिए इलास्टिसिटी को अपने क्या मानेंगे, लेस देन 1। तीनों तीन को, एक को याद करो तीनों तीन याद हो जाएंगे, ऐसा है। लेकिन यहाँ पे जब डायग्राम ड्रॉ करें ने, तो डायग्राम एकदम नीचे की तरफ आता हुआ, और नया वाला बॉक्स छोटा आना चाहिए। नया वाला जो बॉक्स जो बनता है ना वो छोटा आना चाहिए। कौन सा, OP1Q1 वाला जो बॉक्स है ना वो छोटा आना चाहिए। और याद रखो जब भी ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो एकदम स्लांटिंग, ऊपर से नीचे सीधा जा जाएगा, ओके। और इसको क्या बोलेंगे, स्लांटिंग तो नहीं बोले, स्टीपर बोलेंगे। द शेप ऑफ डिमांड कभी स्टीप बोलेंगे इसके अंदर। और अगेन जो चेंज है वो किस में, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इज लेस देन डेल्टा पी अपॉन पी, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड और इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, where no change is in price is needed to cause any change in demand, it is called as perfectly elastic। underline करो, no change in price, नो चेंज इन प्राइस बट डिमांड चेंज होती है। पता है ये किस में होता है, जो चीज नई मार्केट में लॉन्च होती है ना उसमें डिमांड बढ़ती जाती है, प्राइस सेम रहे तो भी। माउथ पब्लिसिटी या तो एडवर्टाइजमेंट की इफेक्ट, पर वो एडवर्टाइजमेंट इफेक्ट है इसलिए इसके अंदर अपने कंसिडर नहीं कर सकते उसको। यहाँ पे द फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी, कुछ भी चाहे वो बेच सकती है, ज्यादा कम जो भी चाहे वो बेच सकती है, सेम प्राइस को, प्राइस सेम रहती है। प्रिवेलिंग प्राइस यानी वर्तमान, वर्तमान existing। Here if price rises slightly demand becomes zero। लेकिन अगर प्राइस को तुम बढ़ाओगे ना, कस्टमर मार्केट छोड़ देंगे, डिमांड जीरो हो जाएगी। ये अंडरलाइन करो, ये MCQ है। कौन सी डिमांड के अंदर
जब प्राइस अपने इंक्रीज करते हैं तो डिमांड जीरो हो जाती है, और यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि चेंज इन प्राइस है ही नहीं, जीरो है। तो जब डिनोमिनेटर जीरो आए ना, तो वो डिफाइंड नहीं है, इसलिए इन्फिनिटी। डिनोमिनेटर जीरो हो, उसको अपने डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए वो इन्फिनिटी। एंड द शेप ऑफ डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। इट इज ओनली, अंडरलाइन करो, अ थियोरेटिकल कंसेप्ट। ये कब होता है? जब परफेक्ट कंपटीशन होने तभी होता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। जब परफेक्ट कंपटीशन हो तभी ये प्रिज्यूम किया जा सकता है। इन प्रैक्टिस वी नेवर कम अक्रॉस सच अ सिचुएशन। हम कभी भी ये सिचुएशन में नहीं आएंगे प्रैक्टिस में, यानी ये रियलिटी में नहीं होती। ओके, नाउ द लास्ट वन, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड और जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जहां पे तुम प्राइस को कितना भी चेंज करो, डिमांड में कोई फर्क नहीं आएगा। When there is no change in quantity demanded due to change in price, it is called as perfectly elastic, inelastic demand. Here, demand does not show any response to change in price. In other words, demand remains same even if price changes. डिमांड सेम रहती है, प्राइस को कितना भी चेंज करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे डिमांड कर्व कैसा होता है? वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। ये भी लिखा हुआ है, देखो, थियोरेटिकल कंसेप्ट है। क्योंकि ये कब आता है? ये कॉमोडिटी एब्सोल्यूट नेसेसिटी जैसी होनी चाहिए, जैसे सॉल्ट, और उसकी प्राइस बहुत कम होनी चाहिए। जैसे मैच बॉक्स, सॉल्ट। मैच बॉक्स की प्राइस को तुम कम भी करोगे तो कोई लोग डजन भर खरीद के नहीं लाएंगे, बढ़ाओगे तो कोई कम नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी प्राइस और उसकी यूजफुलनेस बहुत कम है। इसकी वजह से सॉल्ट की बात करें तो उसकी प्राइस बढ़ने से भी उसकी डिमांड में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि वो नेसेसिटी है, इसकी वजह से। तो यहाँ पे ईपी क्या आएगा? जीरो आएगा। अब आप देख सकते हो ये फाइनल टेबल, समरी टेबल। यूनिटरी इलास्टिक में 1, डिस्क्रिप्शन में 1 लिखा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, और इसमें दोनों परसेंटेज सेम रहते हैं। फिर रिलेटिव इलास्टिक में ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे फ्लैट डायग्राम आएगा। रिलेटिव इन इलास्टिक के अंदर लेस देन 1, और इसका डायग्राम स्टीप आएगा। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में इंफिनिटी और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे डिमांड चेंज होती है विदाउट चेंज इन प्राइस, और परफेक्टली इन इलास्टिक के अंदर जीरो, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन आता है। इसमें डिमांड डज नॉट चेंज अगर प्राइस चेंज होती है तो भी। ओके, तो यहाँ तक।